या तो हम लोग ने क्या देखा कि जब एक ब्रेड के पीस के लिए भी लोगों को जब करेंसी भर भर के लेके जाना पड़ता था, तो इट वाज वर्ल्ड वाइड सिंपैथी के पूरे कंट्रीज को, बाकी सारे कंट्रीज को क्या हुआ, जर्मनी पे दया आई। एंड कौन आया सामने हेल्प करने को? अमेरिकन आए सामने जर्मनी को हेल्प करने को। क्या प्लान लेके आए बच्चा? डेव्स प्लान करके था। नाउ ये क्या है डेव्स प्लान, हम देखते हैं। बट एक पॉलिसी के डेव्स प्लान के अंडर अमेरिकन आए जर्मनी को हेल्प करने के लिए, which reworked and the terms of reparation to ease the financial burdens on Germans। कि ये जो रिपरेशन था, जो उनको बाकी कंट्रीज को पे करना पड़ता था ना पैसा, उसके लिए वो उनको हेल्प करने आए कि उनका फाइनेंशियल बर्डन थोड़ा कम हो जाए। अब एक ये पार्ट हम फटाक से देख लेते हैं, द इयर्स ऑफ डिप्रेशन। तो क्या था ये इयर्स ऑफ डिप्रेशन, वो हम देखते हैं। The years between 1924 and 1928 saw some stability। कि जब तक ये अमेरिकन हेल्प कर रहे थे, 4 years उन्होंने हेल्प किया, 24, 25, 26, 27, 28, 4-5 years उन्होंने हेल्प किया। तो तब तक क्या था, स्टेबिलिटी थी कंट्री में, कोई प्रॉब्लम नहीं था। Yet this was built on sand। बट ये क्या हो गया था, built on sand मतलब ऐसा परफेक्ट नहीं बच्चा रेती पे, बट इट मीन्स इट वाज टेम्पररी। ना व्हाई इट वाज टेम्पररी, क्यों ऐसा हो गया? अमेरिकन तो हेल्प करने आए थे जर्मन्स को, बट फिर क्यों टेम्पररी था? लेट अस सी। German investments and industrial recovery were totally dependent on short-term loans, largely from USA। के जो जर्मन थे, जो अपना इंडस्ट्रियल रिकवरी कर रहे थे, वापस ट्रैक पे कैसे लाए, तो वो सब किसके ऊपर डिपेंड कर रहा था? ये जो यूएस थे, जो अमेरिकन थे, वो शॉर्ट टर्म लोन जो हमें प्रोवाइड कर रहे थे, उनके हेल्प के वजह से थोड़ा स्टेबिलिटी था जर्मनी में। बट फिर क्या हो गया, दिस सपोर्ट was withdrawn when the Wall Street Exchange crashed in 1929। Fearing a fall in prices, people made frantic efforts to sell their shares। On one single day, 24th October, 13 million shares were sold। This was the start of the Great Economic Depression। अभी क्या हो गया कि जो जर्मनी को हेल्प कर रहे थे अमेरिकन, जो यूएस से हेल्प कर रहा था, उनका क्या हो गया, दिस सपोर्ट वाज विथड्रॉन व्हेन द वॉल स्ट्रीट एक्सचेंज क्रैश। जैसे हमारे में होता है बच्चा, शेयर मार्केट होता है, राइट? शेयर मार्केट में कैसे होता है, आप थोड़ा इन्वेस्ट करते हो, बाकी के लोग इन्वेस्ट करते हैं, वैसे उनका शेयर बढ़ना, वैसे उसका वैल्यू बढ़ता है, राइट? तो वहां पे भी वैसे था, जो यूएसए में था वॉल स्ट्रीट एक्सचेंज, हमारा कैसे यहाँ पे शेयर मार्केट होता है, सॉर्ट ऑफ सेम स्ट्रक्चर आप बोल सकते हो यूएसए का। तो वो वॉल स्ट्रीट एक्सचेंज क्या हो गया, वो कोलैप्स्ड हो गया, वो एकदम फॉल, एकदम लॉस में आ गया। फियरिंग ऑफ फॉल इन प्राइसेस, कि अभी प्राइस वहां पे क्या हो रहे थे, कम होते जा रहे थे। तो अभी लोगों को क्या लगता है, हमने हमारा शेयर डाला, अभी समझो मैंने 10 रुपीज का एक शेयर खरीदा होगा, एंड वो मैंने इन्वेस्ट किया, पर अगर उसका प्राइस कम हो गया, 5 रुपीज हो गया, 4 रुपीज हो गया, तो वो तो मेरे लिए लॉस ही होगा। तो लोगों को डर लग रहा था कि उनके शेयर्स क्या हो जाएंगे, सिंस जो प्राइस है उसमें क्या हो रहा है, फॉल हो रहा है। फियरिंग ऑफ फॉल इन प्राइसेस, के प्राइस जो वैल्यू है उसका भाव कम होते जा रहा है, पीपल ने क्या किया, दे स्टार्टेड सेलिंग देयर शेयर्स। के उनके जो शेयर्स थे वो उन्होंने क्या किया, सेल करना स्टार्ट कर दिया। अभी शेयर मार्केट में कैसे आप जितना ये करोगे, इन्वेस्ट करोगे, उतना वो वैल्यू बढ़ता है, बट नाउ पीपल आर सेलिंग देयर शेयर। इसीलिए क्या हो गया, जो वॉल स्ट्रीट एक्सचेंज थी वो क्या हो गई, पूरी तरह से क्रैश हो गई, पूरी तरह से डिस्ट्रॉय, मतलब क्या, एकदम उसका वैल्यू नीचे गिर गया वैसा। एंड एक ही सिंगल डे पे, यहाँ पे देखो 24 अक्टूबर को 13 मिलियन शेयर्स वर सोल्ड। सो सच अ लॉस फॉर अमेरिका, एंड दिस वाज द स्टार्ट ऑफ ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन। एंड ये क्यों स्टार्ट हो गया, बिकॉज जो अमेरिका उसे हेल्प कर रहा था जर्मनी को, अभी उन्हीं के पास पैसा नहीं है, तो वो कहाँ से हेल्प करने वाला है जर्मनी को, राइट? एंड इसीलिए जर्मनी के लिए ये जो पीरियड था उसे क्या बताया गया है, ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन। डिप्रेशन मतलब क्या, एक डाउनफॉल आप जिसे बोल सकते हो, कि आपका पूरा वो जो ये होता है, जो बार होता है, वो पूरा नीचे राइज, नीचे डिक्रीज हो रहा है वैसे। तो इकोनॉमिक वाइज एकदम नीचे डिप्रेशन हो रहा था। समझा बच्चा इतना पार्ट? एनी डाउट सो फार? No, ma'am.
Okay. Over the next 3 years, between 1929 and 1932, the national income of USA fell by half. And ये 3 ईयर में क्या हो गया बच्चा कि जो नेशनल इनकम था वो पूरा हाफ हो गया. सपोज 100 रुपीज कमाते थे, सपोज वैल्यू तो बहुत छोटा मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ, बट अगर 100 रुपीज कमाते थे तो 3 साल में वो पूरा 50 रुपीज में हो गया. लाइक सच अ बिग लॉस, एकदम हाफ वैल्यू कमाने लगे. Factories were shut down, exports fell, farmers were badly hit, and speculators withdraw their money from the market. क्या क्या होने लगा, अभी वैल्यू कम हो रहा था तो फैक्ट्रीज सब शट डाउन हो गए. जो एक्सपोर्ट करते थे बाहर के कंट्री में वो कम हो गया, एक्सपोर्ट्स कम हो गए. एंड फार्मर्स थे उनका क्या था, they were badly hit. And जो speculators होते हैं, they withdraw their money from the market. Speculators मतलब क्या बच्चा, कि जिसने आपके उसमें इन्वेस्ट किया हो, क्योंकि आप पहले अच्छी कंट्री थी, वैसे एकदम अच्छी कंट्री थी, पैसे वाली कंट्री थी, तो जिन जिन लोगों ने अपना इन्वेस्टमेंट किया था वो कंट्रीज में, अब वो भी क्या करने लगे, वापस वो मनी वापस लेने लगे. बिकॉज उनको पता है कंट्री लॉस में जा रही है तो वो अपना पैसा क्यों इन्वेस्ट करेंगे. तो जो स्पेकुलेटर्स होते हैं, जो पैसा इन्वेस्ट करते हैं, उन्होंने भी क्या किया, दे स्टार्टेड विड्रॉइंग देयर मनी. The effect of this recession in the USA economy were felt worldwide. अभी यूएसए में प्रॉब्लम हो गया, राइट, बट उसका इफेक्ट वर्ल्ड वाइड क्यों देखा गया बच्चा? एनी आइडिया व्हाई डू यू थिंक के यहाँ पे क्या लिखा है, देखो. द इफेक्ट ऑफ दिस रिसेशन ऑफ यूएसए, के जो ये इकोनॉमिक प्रॉब्लम यूएसए का था, बट इसका कंडीशन, इसका प्रॉब्लम हर जगह फेस किया जा रहा था. इट वाज फेल्ट वर्ल्ड वाइड. व्हाई डू यू थिंक वर्ल्ड वाइड? नहीं पता. देखो कैसे होता है, एक कंट्री से दूसरी कंट्री कनेक्टेड होती है, राइट. अभी जैसे ये जो स्पेकुलेटर्स थे जिन्होंने यूएसए में अपना ये बनाया था, इन्वेस्ट किया था, उनको लॉस हो गया, राइट. फिर अगर यूएसए किसको सप्लाई कर रही होगी या कोई यूएसए से ले रहा था, तो वो सारे कंट्री को भी लॉसेस हो गया, बिकॉज यूएसए खुद अभी कुछ हेल्प नहीं कर पा रहा है. तो ऐसे इसके वजह से बाकी सारे कंट्री पे भी अफेक्ट होता है, जो कहीं ना कहीं कनेक्टेड है वो कंट्री से, वो सारे कंट्रीज को प्रॉब्लम होता है. समझो कैसे बाकी सारे कंट्रीज को भी प्रॉब्लम हो रहा था. एंड व्हाई इट वाज फेस्ड वर्ल्ड वाइड, बिकॉज जो सारे कंट्रीज कनेक्टेड थी यूएसए, उन सबको लॉस हो रहा था, बिकॉज जो मेन कंट्री है उसको ही लॉस हो रहा था, तो जो सारे कनेक्टेड कंट्रीज थे उनको भी लॉस हो रहा था. समझा बच्चा? यस मैम. ओके, चलो नेक्स्ट देखते हैं. द जर्मनी इकोनॉमी वाज द वर्स्ट हिट बाय इकोनॉमिक क्राइसिस. बाय 1932 इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन वाज रिड्यूस्ड टू 40% ऑफ द 1929 लेवल. के 1929 में उन्होंने जितना प्रोड्यूस किया होगा ना, सपोज 1000 प्रोडक्शन किया होगा, तो 1932 में क्या हो गया, आफ्टर 2 to 3 to 4 years वो प्रोडक्शन कितना हो गया, इट रिड्यूस टू 40%. जितना 1929 में किया था, 1932 में उसका वैल्यू कितना हो गया, सिर्फ 40% ही वो लोग ने प्रोडक्शन किया. वैसे वर्कर्स लॉस्ट देयर जॉब्स और वर पेड reduced wages. ठीक है, कोई कोई लोगों को तो निकाल दिया था जॉब से, एंड बाकी लोगों को क्या कर रहे थे, दे वर गिविंग लेस सैलरी. द नंबर ऑफ अनएम्प्लॉयड टच एन अनप्रेसिडेंटेड 6 मिलियन. एंड अनएम्प्लॉयमेंट क्यों, बिकॉज स्कूल्स चल नहीं रही थी, जॉब्स हो नहीं रही थी, तो एजुकेशन नहीं मिल रहा था, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज नहीं मिल रहे थे. तो अनएम्प्लॉयड मतलब जिनके पास जॉब नहीं है. कितना वैल्यू हो गया था, 6 मिलियन लोगों के पास जॉब नहीं था कंट्री में. सोचो फिर कंट्री का क्या हालत होगा. On the stress of Germany, you could see men with placards around their neck saying willing to do any work. And इतना गंदा हालत हो गया था बच्चा जर्मनी के लोगों का कि वो लिटरली ऐसे प्ले कार्ड्स गले में बांध के घूम रहे थे. या गले में बांध के घूम रहे थे. क्या उसके ऊपर लिखा था, दैट विलिंग टू डू एनी वर्क, कि भाई कोई भी काम दे दो बट काम दो. सच वाज द केस दैट दे वर नॉट हैविंग एनी जॉब. अनएम्प्लॉयड यूथ्स प्लेड Unemployed youth played cards or simply stay at street corners or desperately queued up
at the local employment exchange. As jobs disappeared, the youth took to criminal activities and total despair become commonplace. अब क्या हो रहा था, जॉब कोई दे नहीं रहा था, सब जॉब के लिए विश कर रहे थे बट जॉब मिल नहीं रहा था, तो यूथ जो था उस टाइम का, जो यंगस्टर्स थे, फिर वो किसमें इन्वॉल्व होने लगे, वो क्रिमिनल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होने लगे कि भाई ऐसे नहीं तो ऐसे पैसा कमाते, तो दे स्टार्टेड मूविंग ऑन अ रॉन्ग डायरेक्शन, क्रिमिनल एक्टिविटीज के थ्रू पैसा कमाने लगे। एंड जिसके वजह से क्या हो गया, वापस और ज्यादा प्रॉब्लम हो गया पूरे कंट्री में। यहाँ पे ना एक फोटो बताया है मैंने, ठीक है चलो, नो इश्यूज। तो दैट वाज द सेम ऑफ जर्मनी। ठीक है, समझा क्या इकोनॉमिक क्राइसिस हो गया कि 40% उनका प्रोडक्शन रिड्यूस हो गया, वर्कर्स के पास जॉब नहीं थे, उनको लेस सैलरी पे किया जा रहा था, एंड वो लोग प्ले कार्ड्स लेके घूमते थे दैट विलिंग टू डू एनी वर्क। एंड जो यूथ थे वो क्या होने लगे, क्रिमिनल एक्टिविटीज में घुसने लगे। यहाँ पे लिखा है देखो, होमलेस मैन क्वारिंग अप फॉर अ नाइट शेल्टर, कि इनके पास घर नहीं था, लोगों के पास अभी घर नहीं था, तो वो लोग लिटरली ऐसे क्यू में रहते थे कि कहीं पे नाइट में शेल्टर मिल जाए, रहने के लिए जगह मिल जाए। So such was the case of people. The economic crisis created deep anxieties and fears in people. The middle class, especially salaried employees and pensioners, saw their savings diminish when the currency lost its value. And इसमें सबसे ज्यादा प्रॉब्लम किसका हो रहा था, जो मिडिल क्लास लोग थे उनको प्रॉब्लम हो रहा था। क्यों? बिकॉज उनके जो सेविंग्स होते हैं ना, बच्चा क्या होता है सेविंग्स, कि आप जितना कमाते हो उसमें से थोड़ा पार्ट आप बचा के रखते हो फ्यूचर में काम आने के लिए, तो उनके सारे सेविंग्स भी अब खत्म हो रहे थे। क्यों? बिकॉज करंट मतलब ये सारे में वो लोग यूज कर रहे थे, तो उनकी सेविंग्स भी अब कम होने जा रही थी एंड खत्म होने लगी थी। Small businessmen, the self-employed and retailers suffered as their business got ruined. And जो businessmen थे उनके business भी क्या हो गए, destroy हो गए, ruined हो गए। These section of society were filled with the fear of proletarianization and anxiety of being reduced to the ranks of working class or worse still the unemployed। और ये सारे लोगों को क्या डर था, नाउ बिजनेसमैन थे वो लोग, क्या थे, हाई लेवल पे थे, बट उनको डर था, किसका डर था, प्रोलेटराइजेशन। व्हाट डज इट मींस, टू बिकम इम्पोवराइज्ड टू द लेवल ऑफ वर्किंग क्लास, के उनका लेवल एक ऊपर का लेवल था, बट उनको डर लग रहा था। क्यों? बिकॉज कंट्री में ही इकोनॉमी नहीं है, आपके कंट्री में ही पैसा नहीं है, तो आप अपर क्लास लोअर क्लास ऐसा कुछ नहीं था, जो अपर के लोग थे वो भी क्या हो गए थे, अभी एकदम मिडिल क्लास में आ गए थे, बिकॉज उनका बिजनेस भी डिस्ट्रॉय हो गया था। तो उसे बोलते हैं प्रोलेटराइजेशन। व्हाट डज इट मींस, दैट अपर क्लास के लोग थे वो भी क्या, भी वर्किंग क्लास मिडिल क्लास के साथ घिने जाते थे। समझा बच्चा, व्हाट डू यू मीन बाय प्रोलेटराइजेशन? यस मैम। या ये भी कभी कभी 1 मार्क्स में पूछते हैं। हाँ, only organized workers could manage to keep their hands above water, but unemployment weakened their bargaining power. Big business was in crisis. The large mass of peasantry was affected by a sharp fall in agriculture prices, and women, they were unable to fill their children's stomach, were filled with a sense of deep despair। कि क्या हो रहा था, जो बिग बिग बिजनेस थे वो भी सारे किस्में थे, प्रॉब्लम्स फेस कर रहे थे, इवन दे वर इन लॉसेस। एंड सबसे ज्यादा लॉस किसका हो रहा था, जो पीसेंट्री थे उनका हो रहा था। क्यों? बिकॉज एग्रीकल्चर प्राइसेस क्या हो रहे थे, एकदम डिक्रीज हो रहे थे, तो बेसिक एम्यूनिटीज जो खाने का एक फूड होता है वो भी लोगों को अवेलेबल नहीं हो रहा था। एंड जो वहाँ के लोग थे वो अपने बच्चों का पेट भी भर नहीं पा रहे थे। क्यों? बिकॉज फूड का प्रोडक्शन ही नहीं था, फूड अवेलेबिलिटी ही नहीं था, एंड अवेलेबल था भी तो उनके पास उतना पैसा नहीं था। तो सच वर्स्ट कंडीशन वाज देयर इन जर्मनी। ठीक है, politically too the Weimar Republic was fragile. The Weimar Constitution had some inherent defects which made it unstable and vulnerable to dictatorship. One was proportional representation. This made achieving a majority by any one party
a near impossibility task leading to a rule by coalitions। तो उसमें क्या हुआ, ये जो वीएमआर रिपब्लिक उस टाइम पे थी, जो उस टाइम पे पिक्चर में थी, इतना सारा लोगों का प्रॉब्लम हो रहा था, स्टिल ये लोगों के हेल्प के लिए कुछ कर नहीं रही थी। दे weren't coming on a proper solution। अभी आप उस टाइम पे गवर्नमेंट हो तो आपको कुछ करना चाहिए ना लोगों के लिए, बट वीएमआर रिपब्लिक जो थी वो कुछ नहीं कर पा रही थी लोगों के लिए। लोगों को इसके लिए और भी ज्यादा गुस्सा आ रहा था, तो लोगों ने क्या स्टार्ट किया बच्चा, दे स्टार्टेड proportional representation। Now what do you mean by proportional representation? I'll show you। suppose एक एग्जांपल ले लो कि ये है आपकी जर्मनी, सपोज। तभी प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन मतलब क्या, कि जो सारे रूलर्स है ना उन सबको पावर दे दिया गया। सब देखो ये कितने पार्ट में डिवाइड हो गया, जर्मनी 1 2 3 4 5 6 7 8 पार्ट्स में डिवाइड हो गया। अभी सपोज यहाँ पे एक रूलर है, 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 वैसे। एंड ये सबके आइडियाज अलग है। यहाँ पे एक सपोज एक कोई रूलर है और ये रूलर का जमता नहीं है एक दूसरे में, तो भी ये लोग रूल कर रहे हैं, वैसा सिचुएशन आ गया। तो इसे बोलते हैं प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन। प्रोपोर्शनल मतलब क्या, कि सबको खुद खुद का एक एक प्रोपोर्शन दे दिया गया था, एक एक पार्ट दे दिया गया। समझा बच्चा, व्हाट डू यू मीन बाय प्रोपोर्शन, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन समझा? यस मैम। या तो इसे बोलते हैं प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, कि सारे जो उस टाइम पे रूलर्स थे उनको अपना एक एक पार्ट दे दिया गया था। अब क्या होता था, अगर कोई भी रूल बनाना है तो मैं बोलूंगी हाँ मुझे ये लॉ पास करना है, बट आप उसके अगेंस्ट जाओगे तो आप यू विल से दैट नो आई एम नॉट सपोर्टिंग दिस लॉ। तो ऐसे ऐसे करके हमेशा क्या होता था, कोलिएशंस होते थे, हमेशा झगड़ा होता था। एंड कभी भी कोई भी टास्क अच्छे से पूरा हो ही नहीं पाता था, क्योंकि सारे लोग कभी एक एक चीज पे हाँ नहीं बोलते थे। जैसे अभी सपोज एक लॉ पास किया तो आठों के आठ लोग कभी हाँ नहीं बोलते थे, कोई ना कोई उसे हमेशा अगेंस्ट उसके जाता था। एंड दैट इज व्हाई हमेशा कोलिएशंस, झगड़े होते थे। अनदर डिफेक्ट वाज आर्टिकल 48। और एक प्रॉब्लम क्या था आर्टिकल 48। अभी आर्टिकल 48 क्या था वो हम देखते हैं। It gave the president the power to impose emergency, suspend civil rights and rule by decree। ठीक है, तो ये भी पूछो, देखो ये भी कभी 1 मार्क के लिए आ जाएगा। दैट व्हाट डू यू मीन बाय आर्टिकल 48, एक्सप्लेन इन योर ओन वर्ड्स। तो आर्टिकल 48 क्या था बच्चा, कि वो प्रेसिडेंट को पावर देता था। क्या पावर देता था, टू इम्पोज इमरजेंसी, कि आप कभी भी बोल सकते हो कि नहीं हमारी कंट्री अभी इमरजेंसी स्टेट में है, वैसा। तो आप कभी भी द प्रेसिडेंट कैन इम्पोज इमरजेंसी, सस्पेंड सिविल राइट्स, के ये जो छोटे छोटे सिविल राइट्स हो रहे हैं या कोई भी राइट्स है बेसिकली, कि अगर कोई सिविल राइट है जैसे राइट टू ये हो गया, आप दंगा कर रहे हो या वैसा कुछ हो रहा है, तो ये सारे जो राइट्स है उसको भी सस्पेंड कर सकते हैं। एंड रूल बाय डिक्री, रूल बाय डिक्री मतलब क्या, कि ये यहाँ पे ये जो कोलिएशन हो रहे थे, क्यों, बिकॉज कभी भी कोई भी एक पॉइंट पे सहमति नहीं देता था, राइट। यहाँ पे हम लोग ने देखा कि कोई भी एक लॉ पास होता था तो कोई ना कोई उसके अगेंस्ट जाता था। तो प्रेसिडेंट को ये राइट था दैट ही कैन रूल बाय डिक्री, कि अगर उन्होंने पेपर पे लिख के दे दिया नहीं ये लॉ मैंने पास किया है, फिर ये जो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन वाले लोग हैं ना वो लोग कुछ नहीं कर सकते। तो ये एक आर्टिकल 48 क्या था, ये एक अच्छी चीज थी कि सिर्फ सारा पावर किसको दे दिया, प्रेसिडेंट को दे दिया, कि उन्हें राइट है, वो बता सकते हैं क्या करना है। समझा बच्चा, व्हाट इज आर्टिकल 48? इट इज बेसिकली अ राइट विच इज गिवन टू द प्रेसिडेंट। क्या प्रेसिडेंट के पास राइट है कि वो कभी भी कंट्री में इमरजेंसी है ऐसा इम्पोज कर सकते हैं, सिविल राइट्स को सस्पेंड कर सकते हैं एंड रूल बाय डिक्री कर सकते हैं। Within its short life, the Weimar Republic saw 20 different cabinets lasting on an average of 239 days and a liberal use of Article 48। भले ही ये शॉर्ट पीरियड के लिए था आर्टिकल 48, बट क्या था, लोग उसे यूज कर रहे थे एंड लोग उसका अच्छे से मतलब प्रॉपर यूज कर रहे थे।
Still, yet the crisis could not be managed. आर्टिकल 48 लाया, सब कुछ किया, तो भी ये जो प्रॉब्लम था, ये जो इकोनॉमिक क्राइसिस था, वो मैनेज नहीं हो पा रहा था. जर्मनी की कंडीशन वैसे की वैसे एकदम वर्स्ट थी. People lost confidence in the democratic parliament system, which seemed to offer no solutions. And इसीलिए पहले भी हम लोग ने देखा कि लोगों का विश्वास डेमोक्रेसी से क्यों उड़ गया था, बिकॉज वीएमआर रिपब्लिक के वजह से जो सारे सिचुएशन वो अभी फेस कर रहे थे, इसीलिए उनको क्या लगता था एक बार हमें डिक्टेटरशिप चलेगा, बट हमें डेमोक्रेसी सिस्टम नहीं चाहिए. वापस अभी भी वैसा ही हुआ कि आर्टिकल 48 प्रेसिडेंट का पावर था, मतलब एक प्रेसिडेंट पार्लियामेंट्री थी, बट वो भी ज्यादा कुछ कर नहीं पाए. तो उसके बाद और एक बार लोगों का कॉन्फिडेंस लूज हो गया कि अब ये जो पार्लियामेंट्री सिस्टम है वो कुछ नहीं कर सकती, एंड दैट इज व्हाई दे कुड नॉट ऑफर एनी सोल्यूशन, कि वो हमारे प्रॉब्लम का कोई सोल्यूशन नहीं ला पा रहे. इज इट क्लियर बच्चा, ये समझा पूरा पार्ट? Yes, ma'am. ओके चलो, दैट इज इट फॉर टुडे सेशन. अब हम अभी आपको लगेगा मैम और ये चैप्टर था नाजिज्म एंड राइज ऑफ हिटलर, तो कहाँ गया हिटलर, तो आया ही नहीं अब तक पूरे चैप्टर में. तो नाउ वी विल सी आगे के सेशन में कि कैसे हिटलर का पावर राइज हुआ. हम लोग ने, आपको याद है मैंने ऊपर बताया कि वीएमआर रिपब्लिक और कौन सी दूसरी पार्टी थी, वीएमआर और कौन थे, ये स्पार्टिसिस्ट, राइट. ये दोनों जब फाइट करते, यहाँ पे मैंने बताया दो झगड़ रहे और फायदा किसने उठा लिया, हिटलर ने, तीसरे ने उठा लिया. तो वो कैसे फायदा उठाया वो हम नेक्स्ट चैप्टर में देखेंगे, विच इज चैप्टर 2 द राइज ऑफ हिटलर, पार्ट 2 में देखेंगे. ठीक है, एनी डाउट टिल हियर? No, ma'am. ओके.